हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो आप सभी को पता है कि हम आपको सीटेट का जो पेपर 1 है सीडीपी का हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी है, आज ये तीसरी वीडियो है। लेकिन इसमें कुछ नया है। पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को टाइप करके आपको दे देते थे, वो कहीं भी किसी भी ईयर से क्वेश्चन होता था। लेकिन अब हम आपको इस तरीके से कराएंगे कि जिस ईयर में जो क्वेश्चन आया है वो हम आपको ऊपर कॉर्नर में दिखाएंगे और उसी से हम पेपर को हल कराएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो हम पेपर आज हल करेंगे ये हमारा 26 जून 2011 का पेपर है। सीटेट का पेपर है आपका 1 से लेकर 5 तक वालों के लिए है। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट है आपका बाल विकास है, दूसरा पार्ट आपका मैथ है। ये देखिए बाल विकास आपका 30 नंबर का आता है, बता देना चाहते हैं आपको। और भाग 2 है उसमें आपका गणित आता है। भाग 3 में क्या है, पर्यावरण आता है। 4 में आपका क्या है, भाग में हिंदी आता है। और एक पार्ट आता है आपका भाग 5 जिसमें लैंग्वेज आती है। इसमें देखिए कई तरीके की लैंग्वेज होती है, तो इसमें या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या तो फिर आप इसमें संस्कृत ले सकते हैं। जिन्हें संस्कृत अच्छी तरीके से समझ में आता है वो संस्कृत ले, तो उन्हें पेपर संस्कृत देखने को मिलेगा। और जिन्हें पेपर अच्छी तरीके से मतलब कि जो भी है, जिन्हें जो सब्जेक्ट समझ में आता है वो यहाँ पर भर सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सीडीपी का पेपर। तो सीडीपी का हम पहला देखेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम अदर भी पेपर आपको सॉल्व करा देंगे। पहले तो हम सीडीपी का ही लेकर चल रहे हैं। तो चलिए प्लीज़ आप सभी वीडियो को शेयर भी किया करिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो फटाफट से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इन्हें हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सभी को क्वेश्चन अच्छी तरीके से दिखे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को इधर उधर नहीं पढ़ेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये सीटेट का आपका जो सीडीपी है इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं। देखिए पाठ्यचर्या शब्दावली ... की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। बी है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सी है मूल्यांकन प्रक्रिया। डी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो आप सभी को इसका उत्तर देना है कि उत्तर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ का आपका जो उत्तर होगा हम आपको बता देना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब कैसे सही होगा हम उसको देख लेते हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली ... की ओर संकेत करता है। पाठ्यचर्या किसकी ओर संकेत करता है ये पूछना चाहता है। तो देखिए विद्यार्थी का संपूर्ण कार्यक्रम, जैसे देखिए जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। पाठ्यचर्या हमारा क्या होता है, पाठ्यचर्या में हम जितना भी विद्यालय का पूरा कार्यक्रम रहता है, संपूर्ण कार्यक्रम, उसको हम इंक्लूड करते हैं। जैसे आप बच्चे कब पढ़ेगा, बच्चे की कब पीरियड कौन सा चलेगा, फिर बच्चे की कॉपी मतलब कि टेस्ट कब होगा, और फिर बच्चे का एग्ज़ाम कब होगा। इस तरीके से जो हमारा होता है वही पाठ्यचर्या शब्दावली को क्या करता है, यही हमारा जो कार्यक्रम है उसी की ओर संकेत करता है। ठीक है, और ये विद्यार्थी के प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, जिसमें देखिए ये डेली अनुभव प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक दिन करते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 4 है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो आप सही उत्तर बताइएगा क्या होगा यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं कि उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा आपका, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो आइए देख लेते हैं कैसे 3 सही होगा कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो हमारे शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो किस पर आधारित होती है, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कि सीखने का सादृश्यता का नियम। 2 है सीखने का प्रभाव नियम। 3 है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। 4 है सीखने की तत्परता नियम। तो आप सभी को बताना है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा, सीखने का प्रभाव नियम। कैसे सही होगा, देखिए एक बच्चा है अतीत की समान परिस्थिति की गई अनुक्रियाओं के आधार पर क्या करता है कि नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब नई
नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करेगा तो यह जो है ये आपके सीखने के प्रभाव के नियम से क्या करता है, संबंधित होता है। अब अगला आइए देखिए, ये सब आपको जो नियम है, सीखने के नियम है, उसे याद करने होंगे। देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है मानसिक विकार, 2 है गणितीय विकार, 3 है पठन विकार, 4 है व्यवहार संबंधी विकार। तो आप सभी उत्तर दीजिएगा कि उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखिए पठन विकार, जो हमारा डिस्लेक्सिया होता है वो हमारे पठन संबंधित विकार से संबंधित होता है। अब आइए हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए है अन्य समान बच्चों के साथ, 2 है विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, 3 है विशेष विद्यालयों में, 4 है विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो आप सभी यहाँ उत्तर बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए उत्तर क्या होगा तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा कैसे, हम उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, विशेष आवश्यकता मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जिसे उनको हियरिंग मतलब कि उन्हें सुनाई नहीं देता है, ठीक है, तो उनको विशेष हर चीज़ की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते, तो इन्हें ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो अन्य समान बच्चों के साथ हम यहाँ पर कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बच्चे को दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो भी हम उसी बच्चे के साथ पढ़ाएंगे जो सामान्य रूप से बच्चा है। जो बच्चा ठीक ठाक है उसके साथ इनको भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हम इन्हें अलग स्कूल में भेज देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा हमारा एनसीईआरटी कहता है, बाकी सारी सीबीएसई बोर्ड में आपको देखे होंगे इस तरीके से बहुत सारे स्कूल भी चलते हैं, इन लोग का अलग अलग स्कूल भी चलता है, लेकिन हमारा जो बोर्ड है मतलब जो हमारा एनसीईआरटी है वो इसे मानता नहीं है, ठीक। अगला हम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए है अलग अलग विद्यार्थी में तुलना करना, बी है विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, 3 है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, 4 है प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो चलिए उत्तर फटाफट बताइएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको इस तरीके से क्वेश्चन बताते हैं, 15 मिनट में या 20 मिनट में हमको 15 क्वेश्चन खत्म करते हैं। अगर हम 30 क्वेश्चन लेके चले तो हमको 30 से 35 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, जितना आप खुद से भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से अच्छा है बस सीधा सीधा पढ़िए और उसे समझिए और आगे निकल जाइए। ये आपका ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि कोई हमें 1 घंटे में 10 क्वेश्चन पढ़ा रहा है तो हम उसी में लटके रहें और खूब चिल्ला रहा है कि नहीं मैं पढ़ा दूंगा तो आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए आप वहाँ पढ़िए जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले, ठीक है, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम देखते हैं उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। देखिए आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए क्या सचेत होना चाहिए, कभी भी हमें विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि नहीं देना चाहिए, ठीक है। हम नहीं कहेंगे कि ये बच्चा बहुत बुद्धिमान है, ये बच्चा बहुत औसत है, इस चीज़ के प्रति हमें क्या होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत है, ठीक है, डॉट डॉट दिया आगे कि प्रतिभाशाली होने का संकेत सारी नहीं है, ठीक है। देखिए मैं भी यही भूल रही हूँ, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको क्या करता है कि मार्क्स को कम करता है। हमेशा आप देखेंगे नहीं हम भूल जाते हैं और हाँ को या हाँ हो यहाँ पर या नहीं हो, जो भी हो हम यहाँ भूल जाते हैं। इसका बहुत आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर अभी हम पढ़ दें कि प्रतिभाशाली होने का संकेत है तो नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा
गड़बड़ हो जाएगा और आंसर भी हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है सृजनात्मक विचार, 2 है दूसरों के साथ झगड़ा करना, 3 है अभिव्यक्ति में नवीनता, 4 है जिज्ञासा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सभी उत्तर दे सकते हैं। कोई भी बच्चा है, अगर आप प्रतिभाशाली है तो आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैट डैट को जाता है, किसको जाता है? तो ऑप्शन ए है पियाजे, 2 है पावलोव या पावलोव भी कह सकते हैं, 3 है कोहलबर्ग, 4 है स्किनर। तो यहाँ पर आप सभी उत्तर बताइएगा कि किसका इसमें श्रेय जाता है। तो आइए उत्तर देख लेते हैं किसका जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, ये पियाजे जी को जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। आप देखते होंगे कुछ बच्चे होंगे जो घर में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। अब आइए ऑप्शन 2 देख लेते हैं क्या हमारा। ऑप्शन 2 है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि शिक्षक ऐसा मांग करें। 3 है कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल नहीं पसंद है। 4 है कि उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखिए आप कहीं भी तभी ज़्यादा बात करेंगे जहां आपके विचारों के ज़्यादा आपको क्या होगा, मान्यता मिलेगा। आप कोई बात कह रहे हैं, अगर आपकी बात को कोई क्या करता है, हंसकर उड़ा देता है या आपकी बात को कोई सुनता नहीं है, तो आप वहाँ ज़्यादा बात करना नहीं चाहेंगे। इस क्वेश्चन से आप इसी तरीके से समझिएगा, अगर आपकी कोई बात सुन रहा है तभी आप बातों को सुनाना चाहेंगे। अदर वे अगर वो आपकी बात को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो आप कभी भी उससे बात करना नहीं चाहेंगे। तो ये से कृतिका है, कृतिका के घर में क्या है, शायद इनके घर में लोग बातें करना इनसे इग्नोर करते रहे होंगे और इनके स्कूल वाले इनकी बातें सुनते रहे होंगे, इसलिए स्कूल में ज़्यादा बात करती थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन ए है शिक्षा समाजशास्त्र, 2 है सामाजिक दर्शन, 3 है मीडिया मनोविज्ञान, 4 है शिक्षा मनोविज्ञान। अब सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। क्यों सही होगा, आइए देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने बच्चे का क्षमता क्या है उसे क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है? तो आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है यही ये चीज़ को बताता है। हमेशा आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में ही आपको बताया जाता है कि जो बच्चा है उसके प्रति हमें हमेशा उनकी क्षमताओं को समझना चाहिए, उनके हर बात को सुनना चाहिए। तो ये किस में आपको कहा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, 2 है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, 3 है शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, 4 है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। कैसे होगा, देखिए सीखने की प्रक्रिया में जो हमारी अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा क्या होती है, हमारे अंदर से आती है। ठीक है, तो शिक्षार्थी के सीखने के प्रति रुचि का क्या करती है, विकास करती है। जब आपके अंदर कोई चीज़ें अंदर से मतलब मोटिवेट हो आप, तो ये क्या होता है कि जब अभिप्रेरणा होती है तो बच्चे के अंदर क्या होती है, रुचि आती है। तो यही बताया गया है कि शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का क्या करती है, ये विकास करती है। जब हम मोटिवेट ही नहीं होंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, रुचि ही नहीं आएगी किसी काम को करने की। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना आपके लिए समृद्ध हो सकता है यदि, इन चारों में से देखना है कि क्या सही होगा। ऑप्शन ए है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, 2 है कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, 3 है शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, 4 है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पर जो आपका है तो क्वेश्चन नंबर
12 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अब कैसे सही होगा देखिए, सीखना समृद्ध हो सकता है। कैसे? वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। कैसे? देखिए, सीखना समृद्ध का मतलब सीखना एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। आप कैसे एक अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो वास्तविक दुनिया को आप कक्षा में लाएंगे। जैसे अगर बच्चे को किसी पौधे के बारे में आप बता रहे हैं, किसी फूल के बारे में, और उस फूल के बारे में आप कह रहे हैं कि ये फूल, जैसे कह दीजिए कि ये सरसों का फूल है, तो ये जो सरसों का फूल है ये पीला होता है, इसके 2 पत्ते यहाँ से निकले होते हैं, इसके डंठल ऐसी होती है, वाइट होता है, इस तरीके से बताएंगे तो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें नहीं समझ में आएगी। अगर वही आप सरसों का क्या करेंगे, फूल ला के बच्चे के सामने दिखा देंगे तो वो चीज़ें तुरंत समझ जाएगा। ठीक है, तो यही ये कहना चाहता है। और जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें। अंतःक्रिया का मतलब एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे से पूछें चीज़ों को, और उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। जब तक आप क्या करते हैं कि आप वास्तविक दुनिया से नहीं जुड़ते हैं, वास्तविक दुनिया का उदाहरण नहीं लेते हैं, तब तक चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठती। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं अगला क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। देखिए, नहीं यहाँ फिर से आ गया। तो ऑप्शन है शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। 2 है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। 3 है सीखना लक्ष्मणिक प्रक्रिया है। 4 है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन है 13 का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान से ही सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है बस एक ही वही मात्र आपका स्थान है, एक आपका वही ये है, मतलब कि एक आपका यही स्थान है कि यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें सीख नहीं सकते। ऐसा नहीं है, सीखना बहुत व्यापक होता है, मतलब बहुत फैला हुआ होता है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ है ये फैला हुआ है, कहीं से भी कुछ भी आप सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम स्कूल में जाए तभी चीज़ें सीखें। हो सकता है कि हमें साइकिल चलाना हो, ज़रूरी नहीं कि हम स्कूल जाए तभी साइकिल चलाएं। हो सकता है हम स्कूल जाए उसके पहले ही हम क्या करते हैं, हिंदी पढ़ना सीख कर जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम सारी चीज़ें स्कूल में ही सीखें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, दृष्टिबाधित का मतलब क्या है कि उन्हें आँख से दिखाई नहीं देता। ऑप्शन ए है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। 2 है को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। 3 है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 4 है कि के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए हम विशेष व्यवहार करेंगे तो उन्हें गिल्टी फील होगा कि हम इन बच्चों से अलग है। अभी हमने आपको क्या बताया, कभी भी कोई ऐसा बच्चा है तो वो उनको इस तरीके से व्यवहार करिए कि वे सामान्य बच्चों से अपने आप को अलग ना समझे कभी भी। ठीक है, क्योंकि ये फिर जब अलग समझने लगते हैं तो इनके अंदर क्या होती है, निगेटिविटी घुस जाती है। फिर ये सोचने लगते हैं कि मुझे दिखाई नहीं देता, या मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास पैर नहीं है, लोगों के पास है तो मैं नहीं कर सकता। ये सारी नेगेटिविटी उनके अंदर आने लगती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। न उन्हें कभी छूट नहीं देना चाहिए कि नहीं आप विकलांग हैं, आप दृष्टिबाधित हैं, हम आपको छूट दे रहे हैं। फिर दूसरा क्या है कि माता पिता मित्रों को हर काम में उनके क्या है कि हमेशा उनकी सहायता तो वो कर नहीं सकते। हो सकता है कि अगर वो लिखना नहीं चाह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि माता पिता उनके सारे नोट्स को बना दे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। उनके साथ हमेशा सामान्य व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम दूसरे बच्चे की, हमें ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखाना है, क्योंकि हम ज़्यादा सहानुभूति दिखाएंगे तो उनके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। ठीक है, सहानुभूति का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उन्हें मारने पीटने लगे, ऐसा नहीं है। जैसे आप हैं वैसे उन्हें भी समझिए इस तरीके से। और अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उन्हें सीडी के माध्यम से उनसे हम क्या करते हैं, इसकी सहायता उनकी कराई जा सकती है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 के प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन ए है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। 3 है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। 4 है अंतः मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो क्या उत्तर सही होगा यहाँ पर, आइए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे सही होगा? देखिए, अगर आप एक टीचर हैं, यही पूछा है ना, प्राथमिक स्तर पर अगर आप एक टीचर हैं, प्राथमिक स्तर पूछा है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक हैं, तो आपको एक बहुत धैर्य बनाया जाना चाहिए और बहुत दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चे छोटे होते हैं
और वो बहुत ज़्यादा नादानियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें ख़राब करेंगे, बहुत ज़्यादा आपका मूड भी डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आपको अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है। अगर आप प्राइमरी में टीचर हैं तो आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और प्लीज़ आप सभी वीडियो को शेयर भी किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाए, और प्लीज़ लाइक भी क्या करिए ताकि हम मोटिवेशन एक हमें मिले कि हाँ आप लोग लाइक करते हैं। देखिए हम आपके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में आप मुझे एक लाइक तो दे ही सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे हम कल से दूसरी क्लास में हम 15 क्वेश्चन और करा देंगे, तो इस जो ये आपका 2011 है ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन।